हम पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो पेंशनर्स हैं और जो यहाँ पर ज़ाहिर है जो हाजिर साबिस लोग हैं उनसे हम बात करने के लिए आए हैं और कोशिश हमारी यही होगी कि इस अहम तरीन मामले पर ज़रा बात कर लें। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से खटाई में ही पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने 40 साल यहाँ पे मुलाजमत की, ब्लास्ट फर्नेस पे, स्टील मेकिंग प्लांट पे, हॉट स्टील मिल पे 40 साल मुलाजमत करने के बाद 7 साल हो गए उनको रिटायरमेंट के, उनके लीगल वाजबात नहीं दिए जा रहे, जिनकी वजह से वो लोग बिस्तर मर्ग पे पड़े तड़प रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादियां करने के आसरे पे बैठे हुए हैं कि हमें हमारे अपने लीगल वाजबात मिलेंगे तो हम अपनी बच्चियों की शादियां कराएंगे। बात जो है अपने बच्चों के यानी जो यूनिवर्सिटी की फीसें देने के लिए इंतजार में है। हमारे 100 बेड हॉस्पिटल, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, आप उसका हाल देखें, उसको तबाह किया गया है। इनको गुजरात मुलाजमीन के वाजबात के लिए तजवीज़ है, हमारी जो वाजबात नहीं मिले हैं वो हमारी मर रहे हैं। जो सैलरीज है बिल्कुल प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है, के पैसे नहीं हमारे पास है। हमारा हाल ये हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और अपने मॉन्टाज में देखा कि 2 जनवरी सन 2020 को जब हमने स्टील मिल्स के हवाले से प्रोग्राम किया तो उनके वर्कर्स और उनके लोगों की क्या सूरत हाल थी। अब जबकि हुकूमत वक्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसकी जानिब से ये इंडिया सामने आया कि जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं स्टील मिल्स का पहिया चलाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो वेट है स्टील मिल का वो एक सफ़ेद हाथी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टील मिल मुलाजमीन की बरतरफी का नोटिस ले लिया है। बरतरफी का नोटिस ले तो लिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास खबरें हैं उसमें मुलाजमीन को जो पैकेज दिया जा रहा है इसमें औसतन 23 लाख फी कस मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं हमाद हजर साहब। लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से वो वादे वईद भी याद करना बहुत जरूरी है जो कि मौजूदा हुकूमत ने, जबकि वो अपोजिशन में थी तो उसने कर रखे थे। इमरान खान साहब ने इस दौरान, जबकि वो धरनों का आगाज चल रहा था, धरनों का सिलसिला जारी था, क्या कहते रहे स्टील मिल्स के मामले पर इमरान खान साहब जनाब, जरा वो पहले दिखा दीजिए। प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करनी है, वो नहीं हो सकी। असद उमर साहब मुसलसल बुनियादों पर कहते रहे कि स्टील मिल्स का जो है निजकारी का मामला कतन काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन वो भी उन्होंने भी कम व बेश यही बात हम तक पहुंचाई या वही बात तवातुर के साथ हमारे सामने आती रही। असल में क्या हुकूमत ने स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला कर लिया है, और अगर कर लिया है तो किन बुनियादों पर किया है? जो मुलाजमीन बरतरफ होने जा रहे हैं इनकी खपत क्या प्राइवेट सेक्टर में हो भी पाएगी या नहीं, और स्टील मिल्स की निजकारी क्या वाकई अहम तरीन मामला है? क्योंकि हमने जितने इदारों को देखा है पिछले कई दिहाइयों की अगर मैं बात कर लूं तो वो तबाही के दहाने पर ही है, चाहे वो रेलवे हो या फिर वो PIA हो या फिर स्टील मिल्स और दीगर और इदारे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ फरमा है ममरेज खान, आप SM स्टेक होल्डर ग्रुप से हैं, उनके कन्वीनियर हैं। ममरेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ लेकर आए तज्जिया के लिए। जाहिर है अभी तक जो सूरत हाल है इसकी डेवलपमेंट पर बात करने के लिए मजहर बल्ला साहब हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से। मजहर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। और सरदार रहीम रहनुमा GDA हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि मामला दर हकीकत है क्या। बाकी तमाम तर जो जाहिर है स्टेक होल्डर्स रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, मुस्लिम लीग नवाज रही है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जो कहती रही है कि हम स्टील मिल्स के जो कारखाने हैं इसके दरवाजे मुलाजमीन के लिए खुले रखेंगे। लेकिन क्या वजूहात हुई हैं कि बंद करना पड़ा? ममरेज साहब, ये मैंने पिछले भी आपके साथ जितने प्रोग्राम्स अभी मैंने दिखाया भी मॉन्टाज में 2 जनवरी 2020 का वो प्रोग्राम, आप लोगों के मामला क्यों नहीं तय पा रहे? हमें हमारे पास जो शिकायत हैं वो तो ये हैं कि वर्कर्स और यूनियन की चपकलिश ने इस दहाने पर पहुंचा दिया स्टील मिल्स को। बहुत शुक्रिया जी GTV का कि आज मौका दिया। पाकिस्तान स्टील मिल के साथ, पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है, हमाद अजहर साहब तो अभी आए हैं, इससे पहले 20 महीने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे और असद उमर साहब, हमें किसी ने सुना नहीं। हमारा रिवाइवल प्लान स्टेक होल्डर का ऐसे ही था जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते थे कि स्टील मिल बहाल करेंगे, मैनेजमेंट अपॉइंट करके, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, और हम एहतसाब चाहते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये इस नौबत पे पहुंची क्यों।
आज तक मीडिया के मेरे दोस्त और जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं, या तो उन्होंने स्टील मिल देखी नहीं है या उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वजह से वो ये पाकिस्तान स्टील मिल की, हम जब 1973 से लेकर अब तक इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो उस हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है। पाकिस्तान स्टील मिल का केस किसी ने समझा नहीं है। मुलाजमीन जो एक असासा है, ये ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, इसको PIA और रेलवे के साथ कंपेयर न करें। वो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट है और ये टेक्निकल है, इसलिए उसके साथ कंपेयर न करें। ठीक है, लेकिन ममरे साहब मैं आपसे आपकी तरफ आऊंगी, जरा मजहर बल्ला साहब को शामिल गुफ्तगू किए लेते हैं। मजहर साहब, ज़ाहिर है ममरे साहब कह रहे हैं कि किसी ने अभी तक इसकी हैयत या इसके मसाइल का अंदाजा ही नहीं लगाया, लेकिन बेशबहा कॉलम लिखे गए, खबरों की जीनत बनता रहा और बार बार कहा जाता रहा। तवातुर से 73 के सूरत हाल पे मैं नहीं जाना चाह रही, लेकिन अगर पिछले 10 सालों का भी अहाता कर लें या कम से कम 15 से 20 सालों का, तो ये सफेद हाथी ही डिक्लेयर किया जा चुका था। मजहर साहब, क्या सूरत हाल है? कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं? इसकी जमीन को हथियाने के हवाले से भी बात की जा सकती है। और फिर जो अब हम सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर के प्रोडक्शन तो नहीं है सर यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? मुलाजमीन के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए? मजहर साहब जी, सना हाशमी, एक तो आपने बहुत अच्छा किया, 2-3 अदारों का नाम लिया शुरू में, अगर से वो साहब फरमा रहे हैं कि PIA से कंपेयर ना करें। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि पाकिस्तान में जितने इदारों में भी यूनियन बाजी हुई, पाकिस्तान के वो अदारे बर्बाद हुए। उन अदारों ने, वो कमाऊ पूत थे, ठीक है, लेकिन वहाँ प्रॉफिट ना हो सका और वो मुनाफा बख्श अदारे नहीं रहे। खा वो रेलवे हो, खा वो PIA हो, खा वो स्टील मिल हो, खा और वापडा में भी यही सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह शहरों में जैसे KDA, CDA या LDA है, वहाँ भी यही सूरत हाल रही। तो ये मुलाजमीन जो हैं, ये खुद ही अपने इदारों के साथ सिंसियर नहीं होते। अच्छा। अब मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये खसारे में गए और नवाज शरीफ के दौर में ये बंद हो गए। एक सफ़ेद हाथी को पाल रहे या पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है कि आप फारग बैठे रहें, कुछ कमाएं ना और पाकिस्तान के लोगों का पैसा हड़प करते जाएं, पाकिस्तान के लोगों का पैसा खाते जाएं? क्या इन स्टील मिल के वर्कर्स को कोई ख्याल नहीं आया पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी कौम का, कि कब से ये फारग बैठे हुए हैं, कुछ कमा भी नहीं रहे और उल्टा बोझ बने हुए हैं। पर बोझ है। तो अब इस हुकूमत ने एक फैसला किया, अब इस हुकूमत ने सना जी एक फैसला किया कि भाई ये मुलाजमीन जो हैं इनको गोल्डन शेक हैंड देकर घरों में भिजवा दिया जाए, इनको मुनासिब पैसे दे दिए जाएं, ताकि अगर ये इतने 30 मार खान हैं तो अपने अपने जाके कारोबार करें, काम करें। और गवर्नमेंट इनके साथ ज़्यादती तो कर ही नहीं रही, गवर्नमेंट तो इनको पैसे दे रही है और गवर्नमेंट स्टील मिल चलाने की बात कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि करने क्या जा रही है, कोई हथियाने नहीं जा रहा। अच्छा, देखिए, हमारी कई मुल्कों के साथ डील्स चल रही हैं पाकिस्तान की। मेरी इत्तलात के मुताबिक रशियंस ने पाकिस्तान में $20 बिलियन सरमायाकारी करने को कहा और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स चुने। अब 3 अरब डॉलर कर रहे हैं रेलवे में, $3 अरब कर रहे हैं स्टील मिल में, इसी तरह कुछ और इदारों में कर रहे हैं। तो जब स्टील मिल में $3 अरब लगाएंगे रशियंस, तो जाहिर है वो यहाँ के निकम्मे कारकुनों को तो नहीं लेंगे जिन्होंने कुछ कमाया ही नहीं। ये निकम्मे कैसे हो गए मजहर साहब? बिसाइड दैट कि ठीक है कुछ फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये निकम्मे कैसे हो गए? आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी दुनिया में स्टील मिल्स आपके लिए एक फ्लैगशिप बनाकर आपने लोगों को दिखाया। इसी तरह PIA का मामला था, लेकिन मैं PIA को इसके साथ नथी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि यहाँ के लोग अगर इतने ही निकम्मे थे तो पिछले 20 बरस को छोड़कर उससे पहले का अहाता कीजिए, क्या प्रोडक्शन नहीं हो रही थी स्टील मिल से? हाँ, बिल्कुल सही कहा सना, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 20 बरस छोड़ के उससे पहले का PIA देख लें, पिछले 20 बरस छोड़ के उससे पहले का वापडा देख लें, पिछले 20, ये जो 35 साल ये जो नाम नहाद जमहूरियत आई है ना पाकिस्तान में, इन जमहूरी लीडरों ने पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया है। अच्छा, पूछे इन सियासतदानों से
یہ 85 کے بعد جتنے آئے ہیں کیا انہوں نے کیا؟ کیا کیا ڈھونگ رچائے انہوں نے؟ سرکاری زمینیں ہتھیانے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، سرکاری ادارے برباد کرنے کے علاوہ کوئی نہیں کیا۔ یہ ابھی تو خورشید شاہ اندر ہے نا، ورنہ اسٹیل مل کی سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی، اس لیے ہوتی میں واپس آتی ہوں مظہر صاحب، سوری ہم کٹنگ یو، لیکن میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں۔ سردار رحیم رہنما جی ڈی اے ہمارے ساتھ وائس اسکائپ موجود ہیں، ذرا ان کو بھی شامل ہے گفتگو کر لوں۔ سردار صاحب، یہ وہ اسٹیل مل ہے جس پر سب نے اپنی اجارہ داری دکھائی ہے، تمام پارٹیز کہتی ہیں کہ ان کے ملازمین کے دکھ کا مداوع ہم ہی کریں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 9000 سے زائد تقریباً لگ بھگ 9500 ملازمین ہیں جن کی برطرفی کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے چکی ہے، لیکن کیا واقعی اسٹیل ملز جیسے ادارے کو نجکاری کی طرف لے کر جانا وقت کی ضرورت ہے؟ سردار صاحب جی شکریہ سنا، اصل میں یہ بڑا ایک اندھوناک سمجھیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان حالات میں جب آپ ایس او پیز نکال رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کسی سٹاف کو نہیں نکال سکتا، ان کو آپ پوری تنخواہیں دیں ورنہ پھر آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور گورنمنٹ خود جو ہے وہ 9,500 امپلائیز کو ایک جنبش قلم جو ہے نکالنا چاہ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے، اور اس طرح سے یہ سوچ بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے۔ یہ اسٹیل مل جو ہے وہ ایک قومی اثاثہ ہے، انہوں نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں گے۔ پہلے بھی بڑی کوششیں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں لیکن وہ ناکام ہوئی کیونکہ لوگوں کی طرف ریزسٹنس آئی تھی، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس آئے گی اور یہ نہیں بیچ سکیں گے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور میں ابھی سن رہا تھا، میں لیٹ جوائن کیا آپ کو، سوری، کہ محمد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 20 سالوں میں ادارے تباہ کیے ہیں۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ 20 سالوں میں صرف کرپشن ہوئی ہے، نہ ادارے بنائے گئے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا گیا ہے۔ صرف یہ جو بھی ایسٹس ہیں پاکستان کے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یا تو کھا جائیں یا پھر بیچ دیں اور مال بنائیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا اس کووڈ-19 کے ماحول میں کی انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی ایک اذیت ہوئی ہے اس وجہ سے۔ سردار صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ ممریز خان صاحب، کیا پلی لیجئے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے اسٹیل ملز کے ملازمین کی برطرفی کا نوٹس تو لے لیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے کہنے کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال جو میں ابھی بات کر رہی ہوں، 10 سالوں میں کیا پروڈکشن رہی ہے اسٹیل ملز کی، مجھے وہ بتائیے، اور ملازمین نے کتنا اضافی بوجھ خزانے پر ڈالا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں پھر؟ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھے نہیں ہے، سپریم کورٹ نے برطرفی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ نے سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کو ایک کوئری بھیجی تھی کہ 2015 سے پاکستان سٹیل مل بند ہے، اب بند کر کے ان کو تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ جناب برلاس صاحب نے فرمایا کہ یونین، برلاس صاحب ذرا حوصلے سے سنیے گا تاکہ آپ کا یہ نریٹو تھوڑا سا ٹھیک ہو کہ پاکستان سٹیل مل ہے کیا۔ پاکستان سٹیل مل کا وہ مزدور اور وہ جو ملازم ہے وہ اس ملک کا ایک اثاثہ ہے اور وہ آنر ہے، ان کے سونے کے ہاتھ ہیں۔ 23 سال اس نے مل کو آپریٹنگ پرافٹ میں رکھا، 13 سال نیٹ پرافٹ، 1985 سے 2008 تک۔ یہ انسلٹ ہے۔ مزدور نے ہڑتال کیا، کام لینا تھا انتظامیہ نے، انتظامیہ لگاتی ہے حکومت، حکومت اپنے من پسند بندوں کو لگاتی ہے، ان کی پرفارمنس نہیں دیکھی ہے۔ الزام میرے مزدور میرے اس کو دیتے ہیں، میرا 85 ارب روپے سٹیک ہولڈر کا لگا ہوا ہے، ہم سے زیادتی نہ کرو، ہمیں سن لو۔ پیسے نہیں ہے حکومت کے پاس، میں نے ریوائیول پلان دیا سٹیک ہولڈر گروپ نے کہ ہم مل بحال کر دیتے ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، کوئی قرضہ گورنمنٹ سے نہیں چاہیے، نہ چینی نہ روسی چاہیے، میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرے۔ اس لیے اسد عمر، رزاق داؤد یہ کرپٹ ٹولے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں 2006 میں جو پرائیویٹائزیشن کے پیچھے تھے، اور آج بھی وہی ہیں، وہ کورونا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی کوئری کی مس انٹرپریٹیشن کر کے میرے مزدور کی بھی توہین کر رہے ہیں، میرے عوام نہیں، مزدور کی توہین خدا نخواستہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حقیقت پر سے پردہ تو نہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ ممرے صاحب میری بات بھی ذرا سن لیں نا، مظہر صاحب اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں پچھلے 10 برس میں کیا پروڈکشن رہی ہے اسٹیل مل کی، وہ بتا دیں آپ مجھے، کیا کیا؟ ہمارا جو ورکر بیٹھا ہوا تھا جس کو 10 سال تک میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت، اگر میں بات کروں کہ حکومت کو چاہیے کہ پینشنز دے، تنخواہیں ادا کرے، لیکن
आखिर कब तक, और 10 साल की प्रोडक्शन बताएं मुझे क्या? ये प्रोडक्शन विद मेलाफाइड इंटेंट, हुकूमत ने जिन बंदों को अपॉइंट किया, मिल जब लुट रही थी, इन्होंने एहतसाब नहीं किया। आज भी एहतसाब करें, 150 अरब रुपए मैं वसूल करा के देता हूं विद द हेल्प ऑफ विसल ब्लोअर। ये बात तो सर आप मुझे 2 जनवरी 2020 को भी कह रहे थे, उसके बाद भी आपकी कोई बात नहीं हुई। एहतसाब कर रही, इन्होंने मुकैया कर लिया है उस ग्रुप के साथ जो 2006 में मिल तबाह हुई है इंपोर्टर माफिया की वजह से। इस वक्त किसी को पता है? बरलास साहब, आप जरा अपने स्टाफ को कहिएगा, इंपोर्ट में जरा प्राल में देखें, कंज्यूमर डीलर, आयशा स्टील, ISL और ऑटो ग्रुप और इस तरह की इंडस्ट्री का जरा वो डाटा तो उस पर डालें, और इंपोर्ट टैरिफ विद कंपेयरिंग विद कमर्शियल इंपोर्टर। हमने अखबारों में इश्तहार दिए, न नवाज शरीफ की हुकूमत सुन रही है, न PTI की हुकूमत सुन रही है। रही पीपल्स पार्टी की बात, पीपल्स पार्टी ने करप्शन में अपने चेयरमैन को निकाला, उसके बाद क्या हुआ? सो मोडो नोटिस लिया गया और पीपल्स पार्टी को चलने नहीं दिया गया। खुदा के लिए समझो, पीपल्स पार्टी आए, नून लीग आए, PTI आए, काफ लीग आए, आप लोग एक रखें, हमें सुने, हम कौम के फायदे में फैसला मान लेंगे। हम आज भी 100 अरब का रेवेन्यू जो है वो सालाना इजाफा होता है अगर टैरिफ को रेशनलाइज करो। काज ऑफ इसका जो तबाही क्या है उसको देख नहीं रहे हैं, और ये तजिए कर रहे हैं कि जनाब ये प्राइवेट सेक्टर इतना ही है तो वो आके क्यों नहीं प्राइवेट में ले लगाता। ओके, लेकिन प्राइवेट स्टील के मुझे जहां तक मेरी मालूमात के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में जो स्टील कारोबार हो रहा है वो तो बेहतर चल रहा है और वो चल भी रहा है, और उसके ऊपर जाहिर है वो प्राइवेट सेक्टर है तो उस पर बात अभी मैं नहीं करना चाह रही, लेकिन वहां से प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन जो अभी मैंने सवाल किया ममरेज साहब से, उन्होंने कहा कि जाहिर है सूरत हाल सियासी नौयत की रही जिसकी बुनियाद पर प्रोडक्शन को भी धचका पहुंचा, मुलाजमीन को भी पहुंचा। मेरा नुक्ता यह है कि स्टील मिल्स हुकूमतों के लिए आखिर चैलेंज क्यों रही है? जैसे अभी बात की ममरेज साहब ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को वहां से हटाया गया, करप्शन चार्जेस थे उनके ऊपर, सारी दुनिया को मालूम है फारूकी साहब को, लेकिन उसके बाद फिर भी सियासत का साथ रहा स्टील मिल्स का। मुस्लिम लीग नवाज भी इससे दामन नहीं छुड़ा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सियासी बुनियादों पर ही वहां पर कुछ लोगों को खड़ा किया, लेकिन आज वो लोग उनके साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। उनसे भी टेलीफोन पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर ये डिबेट हो रही है कि आखिर हुकूमतों को स्टील मिल्स को बेहतर कराने के लिए क्या चैलेंजेस का सामना रहा। लेकिन मजहर साहब का वतज़िया वो बेहतर जानते हैं, जिस अंदाज से वो दे रहे हैं मैं उसको डिफेंड इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये उनके अपने सामने जो उन्होंने हालात देखे हैं स्टील मिल्स के वो बता रहे हैं। मैं जरा असद उमर साहब की बात याद दिलाना चाहती हूँ। हुकूमतें वादे तो बड़े करती हैं, मतलब जब हुकूमतों में आ जाती हैं तो फिर सूरत हाल बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कहते रहे हैं स्टील मिल्स के मामले पर असद उमर साहब, दिखाइएगा जी। बिग स्टेटमेंट, मजदूरों के साथ खड़ा होगा। कल FIR का इंदराज भी हुआ, गो के वापस हो गई और मुलाजमीन को फिर रिलीज कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई असद उमर साहब उन लोगों के साथ जाकर खड़े हुए या नहीं, ये भी सवाल है। फिर सवाल ये भी है कि हमाद अजहर साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमाद अजहर साहब वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन किन SOPs के तहत, जरा वो भी देख लीजिए। ओके, अच्छा, हमने इसको बहुत शॉर्ट किया क्योंकि ज़ाहिर वक्त बहुत कम है। ममरेज साहब, क्या आप लोगों के साथ एहतजाज में कल असद उमर साहब या दीगर लोग, जब हम देख रहे हैं स्टील टाउन में मुसलसल एहतजाज हो रहा है, कोई आया हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों? हमारे पास कोई भी नहीं आया और हमारी बात भी किसी ने नहीं सुनी। हमाद अजहर साहब जो फरमा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, इस वक्त प्राइवेटाइजेशन मुझे बता दे कि पाकिस्तान स्टील मिल के शेयर की बुक वैल्यू क्या है? अच्छा ममरेज साहब, मैं आपकी कता कलामी कर रही हूँ। फवाद चौधरी साहब गो के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और फवाद साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जिया भी होता है मामलात पर। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? असद उमर साहब तो कह रहे थे कि नहीं करेंगे जी प्राइवेटाइज, इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं होने देंगे प्राइवेटाइज। आप मुलाजमीन को बरतरफ कर रहे हैं 9,500, जबकि एक जानिब आप ये भी कहते हैं कि इस कोविड-19 के सूरत हाल में अगर किसी भी फर्म या किसी भी इदारे ने मुलाजमीन को बरतरफ किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बात यह है कि उसका जो खसारा है वो इतना बड़ा है और उसके बाद जो मुलाजमीन है तो यूनियन का और वो
जहाँ तक मेरा जो प्लान दिया गया है उसमें तो यूनियन की कंसल्टेशन जो है वो शामिल है। 23 लाख रुपया वो हर मजदूर को दे रहे हैं। तो बरतरफी तो नहीं है, ये तो गोल्डन हैंडशेक है। तो बरतरफी तो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। बाकी ये है कि 22 अरब रुपए का खसारा है और पाकिस्तान के जो तमाम हमारे जो हमारी एसओईज है वो बहुत बड़ा खसारा जो है वो हर साल कर रही हैं। जाहिर है कि वो आपने उनको किसी न किसी तरीके से चलाना तो है। हुकूमत के पास तो देखिए इस साल भी टोटल जो आपका रेवेन्यू है, नॉन रेवेन्यू है, वो 6,500-7 हजार अरब रुपया होता है, जिसमें से 57% सूबे ले जाते हैं। बाकी जो है डिफेंस के बाद और कर्जे उतारने के बाद आप -600 से हुकूमत शुरू करती है। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे भी तो होना तो रुकने के। ओके फवाद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप कह रहे हैं ना कि मुलाजमीन को ज़्यादा बरतरफ नहीं कर रहे हैं, गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं, जिसकी लगभग औसतन 23 लाख फीकस जो है बनने जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब आपकी हुकूमत नहीं थी, जब आप अपोजिशन का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि ये चल सकता है, मैनेजमेंट का मसला है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स भी हमें स्टील मिल्स में दिखाई दिए। मैंने खुद वहाँ बड़े प्रोग्राम्स किए जाकर। क्या वजह बनी? क्या मैनेजमेंट ठीक हो नहीं सकती, या आप लोगों ने, आपको ये नजर आया कि अभी कैपेसिटी नहीं है हुकूमत की कि वो ठीक कर पाए? ये सारा मामला जो है वो बड़ी बारीकी से हर जगह के ऊपर डिस्कस हुए, ईसीसी में डिस्कस हुए हैं, उसके बाद जो कंसल्टेंट हैं उनसे डिस्कस हुए हैं। कहीं किसी तौर के ऊपर भी इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत आगे चला गया है। हमारी जो स्टील मिल है वो है भी, उसकी मशीनरी वगैरह भी इस काबिल नहीं है, और तो वो सब लोग इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। फवाद साहब, इस चीज का इदराक में मैं तकरार के साथ सवाल कर रही हूँ, लेकिन क्या इस बात का इदराक 2016 में नहीं था जब आपकी हुकूमत नहीं थी? जाहिर है वो नहीं हो सकता जब तक आपको एक मुकम्मल ब्रीफिंग्स ना मिले, जब तक आपके सामने पूरा रिकॉर्ड ना आए, जब तक चीजें सामने ना आए, इस वक्त तक कैसे पता चल सकता है। और ये जो अब भी जो फैसले किए गए हैं उसको भी पूरी तरह जो हमारे जो वहाँ पे मजदूर हैं या जो बाकी यूनियन है उनके सामने रख के उनके साथ बातचीत करके इम्प्लीमेंट होंगे। कोई ऐसा कोई आर्बिट्रेरी फैसले तो होने नहीं। ओके, लेकिन जो स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी जिसको आप कह रहे हैं गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं, इस पर नोटिस तो हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हुकूमत क्या प्ली लेगी इस मामले पर? क्या प्ली है हुकूमत के पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही तो इसने भी सारा इस मामले को बड़ी बारीकी से उन्होंने जायजा लिया। सिर्फ आपसे कहा कि देखिए ना, या तो आप बहुत अमीर मुल्क हो, आपका कोई तेल निकल आया हो, तो फिर तो आप सबको रख के आप कर सकते हैं। सवाल तो ये है ना, आपके जीटीबी में आप तभी चला सकते हैं ना जब आपके पास कुछ पैसे होंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे चलाएंगे? तो अभी गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिस तरह से कोविड का मामला आया है, इसमें हालात जो है वो बड़े रिस्ट्रेंट हैं। और अगर हम अपनी जो हमारी जो ये हमारे जो इदारे हैं जिस तरह से ये ब्लीड कर रहे हैं, अगर ये ब्लीड करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इट्स डिसाइडेड कि स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज की जानिब लेके जाया जा रहा है फवाद साहब? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, ईसी के फैसले में डिटेल डिस्कशन है और मजीद डिस्कशन भी इसके ऊपर जारी है। देखते हैं इसको कैसे बेहतर किया जाए। तो मकसद ये है कि आपका जो खसारा है जी सर पर काबू पाए और उसको टेंशन न। सर, रज़ाक दाऊद साहब के दौर में जिस वक्त स्टील मिल के हवाले से मैंने भी वहां पर जब विजिट किए, रज़ाक दाऊद साहब भी आते जाते रहे, वो भी बड़ी चीजों को क्लियर करने की पोजीशन में आ गए थे। ये क्या हुआ है रातों रात के चीजें तब्दील हो गई? अब हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि 15 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं स्टील मिल को चलाने में। मैं फिर सवाल ये करना चाहूंगी, क्या आप लोग मैनेजर स्किल्स को समझते हैं कि वहां चैलेंज नहीं कर सकते स्टील मिल के अंदर, क्योंकि सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है? ओके, आई थिंक फवाद साहब हमारे साथ नहीं है मजीद। मैं ये जो बात कर रहे हैं खसारे की, ममरे साहब आपने सुन ली ना फवाद साहब क्या बता रहे हैं? इजाजत दें, मैं एक पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा। जी सरदार, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज दीजिए, बताइए। ये दो मामलात हैं जी सरदार जिस पे गौर होना चाहिए। एक है, ये एक नेशनल एसेट है या नहीं। ठीक है, अगर नेशनल एसेट है ये डिसीजन मेकिंग में, ये किसने रातों रात ये फैसला किया कि जनाब हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे नेशनल एसेट को? इसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए
اور پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیشنل ایسیٹس کے بارے میں کسی طریقے سے ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ فائنینشیل ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئی ہیں، تو وہ کمرشل بیسس پہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ کا یہ ایک ایسٹ جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند تھا، آپ کا ایک ایسٹ تھا بہت بڑا، اس کو آپ نے کمرشل بیسس پہ کیوں نہیں آپریٹ کیا؟ یہ مزدوروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کی فیلئر ہے اسٹیل مل۔ اور مینجمنٹ جو ہے جن پولیٹیکل گورنمنٹس نے وہاں پر لگائی تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، کیونکہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے اور ان کے کچھ اور مقاصد تھے، کرپشن ان کا مقصد تھا۔ اسٹیل مل سے کھاتے رہے یہ لوگ، اسٹیل مل کی جو پروڈکشن ہے اس کو یہ دکھاتے رہے کہ یہ وہ مال خراب ہو گیا اور وہ بیچتے رہے باہر مارکیٹس میں۔ یہ ہر طریقے سے اسٹیل مل کو نوچا ہے انہوں نے، اور سارا کا سارا مدعا مزدوروں پہ آ گیا۔ تو یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ تو اس کو کمرشل بیسس پہ دنیا بھر میں مرجرز ہوتی ہیں، جو دنیا بھر میں کمرشل ڈیلز ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کی، آپ 49%، 48%، 40% آپ پرائیویٹائز کریں اور وہ پیسے جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے جنریٹ کریں، کیونکہ اس کا پوٹینشیل بہت ہے اور اس کو پوری پوٹینشیل۔ میری تو سردار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میری تو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں جتنے عرصے سے اس کو فالو کر رہی ہوں، کہ ہم شارٹ ٹرم پروڈکشن کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ممرے صاحب اس بات کا بھی جواب دیں، کیا پرسنٹیج وائز جیسے ابھی بات کر رہے ہیں سردار صاحب، کیا اس کو اس ایک سیکٹر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنا سیکشنز جو ہیں ہم پرائیویٹائز کر دیتے ہیں باقی چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے کئی ادوار سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کو تو آپ لوگ سنتے ہی نہیں نا، سارے ملازمین جتنے بھی یونینز کے لوگ ہیں۔ اب آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے جبکہ حکومت ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور ڈکیتوں کے ساتھ ان کا مکیا ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 15 پارٹیاں، انہوں نے کیا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا اشتہار دیا؟ جب اشتہار نہیں دیا تو وہ کون ہیں 15 پارٹیاں؟ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش ہے اور اس مافیا نے کی ہے۔ کورونا کے چکر میں اور پرائیویٹائزیشن اور سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، اس انٹرپریٹیشن کا جسے ہم سپریم کورٹ میں جا کے بتائیں گے۔ اس کا تعلق 2006 کی پرائیویٹائزیشن سے اب تک ہے۔ 11 ارب ڈالر کا میرے اکانومی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، سٹیل مل کی پرائیویٹائز کرنے پہ ہم نے ضائع کیے ہیں 11، جبکہ 1 ارب ڈالر مجھے چاہیے تھا اس کی پروڈکشن 11 لاکھ ٹن سے 30 لاکھ ٹن پہ لے جانے کے لیے۔ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سٹیک ہولڈر نے دیا، ہم سے بات کریں، سٹیل مل کے پاس پیسے ہیں، میں اس کے مسل ایکٹیویٹ کر کے کھڑا کر لوں گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی اکنامک ٹیم بیٹھے، پیپلز پارٹی بیٹھے، نون لیگ بیٹھے، سارے جو یہ تو بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم گورنمنٹ سے نہیں قرضہ مانگتے، ہمیں کسی چینی روسی کی ضرورت نہیں، ہم مل کو کھڑا کر لیں گے، مگر ہمیں اختیار کیا دیتے ہیں؟ یہ مل ہم نے نہیں تباہ کی، امپورٹ سے امپورٹر مافیا نے تباہ کیا، جس کے ساتھ رزاق داؤد ان کا ایجنٹ ہے، اور ان کا ان کے ساتھ احتساب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اگر جرم کیا ہے میرے خلاف نیب کیوں نہیں کرتی؟ نیب اور ایف آئی اے نے جتنے کیسز کیے ہیں کوئی پیسہ نہیں آیا، کیوں؟ کہ وزارت صنعت و پیداوار اور سٹیل مل کسی کیس میں کمپلیننٹ نہیں ہے۔ میں آج بھی اپیل کرتا ہوں 11 ارب ڈالر نیب سے کرو ایز اے کمپلیننٹ۔ سٹیل مل کو 150 ارب کی ریکوری ہوتی ہے آج بھی، یہ 3 اکاؤنٹ میں لاس ہے، سٹیل مل کا لاس آف ریونیو ٹو ایف پی آر، اور سٹیل مل بند کر کے فارن ایکسچینج کا جو برڈن ایڈیشنل بڑھا ہے، یہ 3 ہے۔ 11 ارب ڈالر میں ایک زندہ آدمی ہوں، میں نیب کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، وسل بلور سے 150 ارب کماتا ہوں، 100 ارب ایف پی آر کو سالانہ اضافی دیتا ہوں، 11 ارب ڈالر کو انویسٹیگیٹ کرو۔ میں وہ الفاظ تو نہیں استعمال کر سکتا جو جناب وزیر اعظم استعمال کرتے تھے۔ یہ پیسہ کس کا ہے؟ نہیں، یہ پیسہ بات تو کرو۔ یہ جو چیئرمین لگایا رزاق داؤد نے امریکہ سے لا کے، سٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایک چیئرمین نہیں ہے جو سٹیل انڈسٹری کو جانتا ہو۔ میں آپ کی بات سن رہی ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیں، کیا عثمان فاروقی صاحب کے دور میں دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں سٹیل ملز کے اندر؟ نہیں نا، بہ رہی تھی، تو مجھے بتا دیں کہ دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی، سب اچھا ہو رہا تھا، احتساب مزدور نے نہیں کرنا تھا، احتساب حکومتوں نے کرنا تھا۔ تو یہ تو خیر یا تو حکومتوں کے احتساب نہیں ہوئے نا، یا تو کرپشن کے چارجز حکومتوں پر لگ گئے، جن کی حکومتیں تھیں وہی کرپشن کے چارجز تھے۔ عمران خان صاحب روز کہتے ہیں میں احتساب کروں گا، میں 25 سپٹمبر سے اپیل کر رہا ہوں میڈیا کے ذریعے، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی، کیوں نہیں احتساب کرتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ کون سے ایجنٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ احتساب کے لیے؟ مظہر صاحب کا بھی انالیسس دے
बनाया हुआ है। मंजर साहब, खसारा खसारा, फवाद साहब कह रहे हैं खसारे में था, गोल्डन हैंडशेक देकर मामले को रफा दफा कर रहे हैं। 15 कंपनीज हैं, अहमद अजहर साहब क्लियरली कह चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, वर्कर को तो हम नहीं कह सकते ना कि जो वहां का वर्कर है उसकी खपत होगी, या कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इस बरतरफी के बाद एक जो बहरान है जिसको हम कह सकते हैं बेरोजगारी का, वो सर चढ़कर बोलना शुरू हो जाएगा, फिर हुकूमत के लिए उसको टैकल करना भी मसला पड़ जाएगा। माजिर साहब देखिए, एक तो सना मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जी जी जी, चूंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा जी था। जी जी, सारे लोगों का और ओपिनियन जरूरी था। बातें हैं जिनके मैं मैं 3-4 बातें हैं जिनका जवाब देना चाहता हूँ। जो बेरोजगारी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप देखिए कि इस कोरोना के मौसम में अमेरिका में 20-30 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। उसका तो हुकूमत आसानी से ये जवाब दे देगी। जो बात ममरेज़ साहब कर रहे हैं ना रज़ाक दाऊद के बारे में, देखिए रज़ाक दाऊद के बारे में 3-4 जगह पे शकूक का इजहार किया गया है। एक तो उन्हें चाइना से एक मीटिंग से उठा दिया गया था। ज़ाहिर है चाइना हमारे साथ सी पैक में है और अहम मुल्क है, उन्होंने क्यों उठाया ये तो बातें हमारे अदारे जानते होंगे। फिर पाकिस्तान में जो कारें महंगी हुई उसका ज़िम्मेदार भी रज़ाक दाऊद साहब को ठहराया जाता है। बिल्कुल सही है, इसमें उनका लाजमी कसूर होगा। अब गुजारिश ये है कि ममरेज़ साहब से मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि एक तो मैंने मज़दूरों पे कसूर नहीं निकाला था, मैंने कसूर उस सियासी क़यादत पे जो नाम नहाद जमहूरी क़यादत थी जो 1985 से अब तक मुसल्लत है, उस पे निकाला था कि उनकी नालायकियों नाहलियों की वजह से हमारे अदारे बर्बाद हुए। बजाय इसके कि वो वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं एहतसाब करने की, मेरा ख्याल है ममरेज़ साहब को चेयरमैन नैब का रुख करना चाहिए और नैब को जाना चाहिए। अगर वो मुझे कहेंगे मैं उनको फैसिलिटेट भी कर दूंगा कि नैब में किस तरह जाना है और नैब के लोगों से मिलवाना है। अगर इनके पास ये देखिए ना, इन्होंने दावा किया है कि 11 अरब की जो है एहतसाब किया जाए। बाकी सरदार रहीम साहब ने जो कहा कि 20 साल, बिल्कुल सही है, ये 20 साल पहले ये इदारे बहुत अच्छे थे, तो आखिर 20 साल में क्या हो गया कि ये इदारे सफ़ेद हाथी बन गए। अब जो है ना प्राइवेटाइज़ करना, जहाँ से प्राइवेटाइज़ कैसे होगी, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत प्राइवेटाइज़ करने में कामयाब होगी। इसलिए नहीं होगी कि एक अदारा खसारे में है, सफ़ेद हाथी है। मान लिया ना, जैसे लोग कहते हैं कि सफ़ेद हाथी है, खसारे में है, तो खसारे वाली चीज़ कौन लेता है? जहाँ तक अहमद अजहर साहब का तल्लुक है, अहमद अजहर का तो खुद से स्टील का बिजनेस है और उन्होंने तो नवाज शरीफ लोगों मुझे को ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बड़ी अच्छी बात बात हो रही है, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको, कि ज़ाहिर जो मज़े साहब बात कर रहे थे और ज़ाहिर ज़राए से भी मालूमात हैं, लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में हम अपने इदारों के साथ जो कुछ पिछले कई अदवार से करते आ रहे हैं, क्या आइंदा भी मुस्तकबिल में भी उसी का इरादा रखते हैं या नहीं? स्टिल जैसे इदारे का आखिर बनेगा क्या? लाइव कॉल्स भी अब आप हमें कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। इस बात से इनकार नहीं है कि सियासी वाबस्तगियां इदारों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, और ये किसी एक इदारे के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैं हर इदारे पर इस फार्मूला को लगा सकती हूं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, जरा उनसे हम बात किए लेते हैं, बाकी शुरा से भी बात करेंगे। आगा साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात करें, 85 से भी बात करना शुरू कर दें, तो स्टील मिल्स के मामलात में कभी कोई ऐसा दिन नहीं देखा, मतलब 85 के बाद अगर मैं देखूं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हिचकोले खा
आती रही, कभी कहा गया कि करप्शन की यहाँ पर बाज़गश्त है। अब जब ये प्राइवेटाइज के लिए आ गई है दहाने पर, तो क्या इसको कर देना चाहिए? आप समझते हैं कि ये सफेद हाथी बन गया आपका? आगर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मौजू पर आपने मुझसे बात की। बात ये है कि ये देखें, रियासत, मुल्क और इदारे बनते किस लिए? पहली बात तो ये है, अगर हमने ये इदारे आज जब अपनी सियासी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम यूज करेंगे, उसका फिर यही नतीजा निकलेगा। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का तोहफा था। यहाँ पर इस इदारे को हमेशा वो नाज़रीन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के फलसफे से, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के विजन से डरते थे, जो उससे खाइफ थे, खौफज़दा थे, वो उन्होंने हमेशा इस इदारे को नुकसान पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। कभी भी किसी भी इदारे में उसके एम्प्लॉयज ने, उसके इदारे के जो मजदूर जिनके खून पसीने से वो इदारा बनता है, उनसे कभी तबाह नहीं होता, ना कभी इस तरह हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने मुख्तलिफ इले बानों के लिए कभी कुछ, लेकिन हकीकत ये है कि ये इनका जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के फलसफे के अगेंस्ट हमेशा इस मुल्क में दो राय रही है। अगर सर बड़ी माजरत के साथ है कि मैं एक वन लाइनर लेना चाह रही हूं। अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे तो आप अच्छा बात कर लें बात करें। इस मुल्क में हमेशा दो किस्म की सोच चलती है। एक वो जो जमहूरियत को लाइक करते हैं, एक वो के चोर दरवाजे से हमेशा इक़्तिदार में आते रहे, वो चाहे किसी भी शक्ल में आए। उन लोगों की हमेशा इस तरह के इदारों को खराब करना, इस तरह के इदारे मुख्तलिफ सरमाएदार और बिजनेसमैन माइंड लोगों के लिए बना के रखना। लेकिन मैं आपको दोबारा कह दूं कि आप कुछ भी ना करें, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इन्होंने गवर्नमेंट में आने के लिए जिस तरीके से मजदूरों का सहारा लिया, जिस तरीके से पाकिस्तान स्टील मिल, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, मेरे हल्के में है, जी यहाँ पर आके जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो स्पीच की, जनाब फैसल उमर साहब ने जो स्पीच की, जो इनके पार्टी के लोगों ने स्पीच की, वही आप उठा के सिर्फ चला दें, बस चला दी प्रोग्राम में चला दी। मैं सिर्फ आगा साहब, फिर तो गैरत चाहिए सिर्फ। आगा सर, मैं सिर्फ इतना सवाल का जवाब चाहती हूँ, क्या इस वक्त की जरूरत है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, हाँ या नहीं? जवाब दे दें। कतहन नहीं। देखें, मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा इसमें मेरे काफी हाथमा कमजोर है शेर व शायरी में। वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर क्या था कि जला डालूं तो वो देखें, जिसमें आज इतने खानदान तबाह हो रहे हैं, इतने खानदानों को समझ गई मैं, कत्ल कर रहे हैं। आगा साहब वक्त बहुत कम है, मुझे लास्ट ओपिनियन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कतअन नहीं होना चाहिए प्राइवेटाइज। ममरेज साहब वन लाइनर दीजिएगा। स्टैंडिंग कमेटी के पास फैक्ट्स हैं, स्टील मिल्स के आज से नहीं है, आपके ज़ाहिर वहां आप जाते भी रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बुलाएगी, लेकिन आप लोगों की क्या अगली स्ट्रैटेजी है? लास्ट वन लाइन। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो हक़ाइक़ बयान करेंगे कि शायद हुकूमत को अपना आप संभालना मुश्किल हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी हमें सुन लो, मौका दो, हम करेंगे। ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की माँ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना है तो स्टील मिल से चलाना है। स्टील मिल है तो मुल्क को किसी किस्म का नहीं है कोई डर। इससे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का मतलब है डे लाइट रॉबरी, और रॉबरी हम नहीं होने देंगे। दिन दहाड़े चोरी, मजहर साहब, दिन दहाड़े चोरी हुकूमत करवाएगी या नहीं करवा पाएगी? ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स हैं, रखेंगे, हुकूमत कांप जाएगी स्टैंडिंग कमेटी के सामने। बिल्कुल इनको फैक्ट्स रखने चाहिए। दूसरा, मैं ममरेज साहब से ये कहूँगा कि स्टील मिल का वो साबिक चेयरमैन भी देखें या उसकी औलाद से पूछें कि अमेरिका के एक शहर में एक बड़ा होटल किस चेयरमैन ने बनाया था। अब ये मजहर साहब, ये तो एक ऐसी लंबी डिबेट है, यहाँ किसने होटल बनाया है, किसने प्लाजे बनाया, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। सरदार रहीम साहब, लास्ट वर्ड दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं या नहीं जाएं? इसको मुकम्मल रिजेक्ट करते हैं? बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरफ न जाएं, इसको बहाल करें, इसकी प्रोडक्शन को बहाल करें और इससे इस्तेफादा हासिल करें। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है बगैर स्टील मिल के नहीं कर सकता। दुनिया भर में यही होता है, जो बेस है आपका, ये फाउंडेशन है, इसको अगर आपने जाया कर दिया तो फिर खुदा न खास्ता
जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, आपने वक्त दिया। मजहर बरलास, बहुत बहुत शुक्रिया। ममरेज खान, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते फिर वही बात तकरार के साथ कहूंगी, चाहे PIA हो, चाहे रेलवे हो, या फिर स्टील मिल्स का इदारा, जिस भी इदारे में आप सियासी वाबस्तगियों के साथ इदारों को चलाएंगे वहां पर नताइज यही होंगे। सारा का सारा मलबा मुलाजमीन को उठाना पड़ता है, बरतरफियां होती हैं, जाहिर आहो बुका होती है, सड़कों पर एहतजाज होता है, लेकिन यहां पर भी फायदा फिर भी हुकूमतों का ही होता है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर जरूर डिबेट करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।